नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू कर रखा है कक्षा 12 का सिलेबस। बोर्ड परीक्षा 2024 के अनुसार जो 12वीं का सिलेबस है, संपूर्ण कोर्स आपको अपन उपलब्ध करवाएंगे। तो आप जरूर हमारे इस सर्वा क्लासेज से जुड़े, क्योंकि बोर्ड क्लास में आपका टारगेट जो होना चाहिए वो है 56 में से 56 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा, 14 नंबर आपके शतरंग बच जाएंगे, तो कुल 44 नंबर जो है आपके विद्यालय स्तर से प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में 56 नंबर का आपका पेपर होगा। तो वो 56 नंबर कैसे प्राप्त करें, किस पार्ट से किस तरह के प्रश्न बनते हैं आदि पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप जरूर जुड़े रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल सर्वा क्लासेज से, और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें ताकि अपने इस क्लासेज का फ़ायदा, इस ज्योग्राफी चैप्टर जो अपन हल करवा रहे हैं, इसका फ़ायदा अधिक से अधिक बच्चों को मिले। शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण घनत्व और वृद्धि के संदर्भ में अपना टॉपिक है, जिसको शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या, इससे विश्व जनसंख्या के अंदर अपन देखेंगे संपूर्ण विश्व जनसंख्या का वितरण, यानी जनसंख्या वितरण का मतलब होता है संपूर्ण विश्व में लोग किन किन क्षेत्रों में बसे हुए हैं, यानी कहाँ किस भाग में किस तरह से लोग संपूर्ण पृथ्वी पर रहा करते हैं, कहाँ अधिक रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं। घनत्व देखेंगे कि लोगों की सघनता कितनी है, किसी प्रदेश विशेष में यदि लोग रह रहे हैं तो उनकी सघनता कितनी है, क्या वो ज़्यादा सघन रह रहे हैं या छितरे हुए हैं या खुले रह रहे हैं, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे। और वृद्धि अपन देखेंगे कि दो समयांतरालों के बीच में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। तो ये वृद्धि परिवर्तन का मतलब परिवर्तन धनात्मक है या ऋणात्मक है, लोग जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, डिपेंड करता है मृत्यु दर है, जन्म दर और प्रवास के ऊपर। तो इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना। अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट, आपको जैसे बोर्ड का ब्लूप्रिंट जारी हो जाएगा तो आप तक ये बात भी अपन पहुंचा देंगे कि इस पार्ट से कितने नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, तो उसी तरह के चैप्टर अपन तैयार करेंगे। फिलहाल संपूर्ण सिलेबस अपन देख रहे हैं, तो संपूर्ण सिलेबस को पढ़ने के लिए संपूर्ण वीडियो को जरूर देखें। यदि आप यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा तो आप तक नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। पहला प्रश्न इस यहाँ से बनने वाला जो है वो कि लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना पसंद करते हैं। ठीक, इससे पहले यदि जनसंख्या की बात आ जाती है कि जनसंख्या किसे कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा उस चैप्टर को हल कर दूं। जनसंख्या किसे कहते हैं, तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। यानी जनसंख्या किसे कहेंगे, तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को वहां की जनसंख्या कहते हैं। अब ये जनसंख्या संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर सभी प्रदेशों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। तो कुछ निश्चित प्रदेशों में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ प्रदेशों में नहीं। तो इसका मुख्य जो कारण है कि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो अक्सर लोग अनुकूल जलवायु, स्थलाकृति में अपन देखेंगे तो मैदानी प्रदेश, खनिज संपदा में देखेंगे तो खनिज संपन्न क्षेत्र, और वहां की विशेषता के आधार पर देखें तो शांत वातावरण, ठीक है, में रहना पसंद करते हैं, फिर रहते कहाँ नहीं, तो किन प्रदेशों में क्यों नहीं रहते, तो ऐसे कुछ विपरीत परिस्थिति वाले क्षेत्र है वहां नहीं रहते। किन भागों में नहीं रहते, तो ये बेसिकली आपको बता देता हूं कि किस भाग में ये लोग जनसंख्या जो है वो नहीं निवास करती है। तो
नहीं रहने वाला जो क्षेत्र है वो है अति उष्ण, अति शीत, अति आर्द्र और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और अशांत क्षेत्र। अब पृथ्वी पर ये जो भाग है, इन भागों में जो भी भाग आपके समक्ष है उस भाग में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ लोग नहीं रहेंगे। और ये जो भाग है अनुकूल जलवायु, मैदानी प्रदेश, खनिज संसाधनों से संपन्न, शांत वातावरण में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रश्न का ये इजीली उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न अपने समक्ष है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये कथन किसका है? तो यह है जॉर्ज बी क्रेसी। ये पूछा गया है, ये कथन किसने कहा? जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है। यानी जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो रहने का कारण मैंने आपको बता दिया कि किस भाग में, जहां खनिज संपन्न क्षेत्र, अनुकूल जलवायु, मैदानी प्रदेश, उन भागों में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र का एक राष्ट्र महान बनता है। तो यह कथन किसका है? तो यह राल्फ वाल्डो इमर्सन का कथन है। यह कथन है राल्फ वाल्डो इमर्सन, इनका कथन है ये, राल्फ वाल्डो इमर्सन का। अब इसमें इन्होंने आगे थोड़ा सा और जोड़ा है कि बशर्ते लोग, यानी स्वर्ण से नहीं लेकिन स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र महान बनता है, बशर्ते यानी स्त्री और पुरुष किस प्रकार के हो। तो शर्त क्या है? शर्त यह दी है कि बशर्ते लोग पढ़े लिखे हो, साहसी हो, पढ़े लिखे हो, साहसी हो, परिश्रमी हो, हर समय एक्टिव, यानी हर समय एक्टिव रहने वाले हो, तत्पर रहने वाले हो, तो इस प्रकार की विशेषता वहां के लोगों में है। तो हम कह सकते हैं कि वो अपने देश को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें यदि पढ़ाई लिखाई है, यदि वो साहसी है, कार्य करने में निपुण है, परिश्रमी है और हर समय एक्टिव मोड में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने देश को महान बना देंगे। तो इमर्सन, राल्फ वाल्डो इमर्सन का कथन बिल्कुल सत्य है कि सोने से नहीं, किसी देश में कितना ही सोना क्यों ना हो, लेकिन उसके यूज करने वाले महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे सोने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक राष्ट्र का निर्माण किससे होता है? वहाँ के निवासियों से होता है। अगला कथन, विश्व के प्रमुख सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, और ये वो देश है जहाँ पर संपूर्ण विश्व की 60% आबादी निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो प्रथम स्थान पे है, वो प्रथम स्थान पे है चाइना, ठीक है। और दूसरे स्थान पर विश्व में भारत। बहुत बार 4 स्थान पूछते हैं। तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका 3rd पोजीशन है, और इंडोनेशिया है 4th पोजीशन है, ठीक है। ब्राजील 5वें स्थान पे, उसके बाद में पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। तो इसमें संपूर्ण विश्व की, यहाँ विश्व की 60% आबादी रहती है। इन देशों में विश्व की 60% आबादी निवास करती है। कितनी करती है? 60% आबादी निवास करती है। तो ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है। और इनमें आप देखेंगे तो सब बहुत सारे देश तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, जैसे चाइना है, भारत है, बांग्लादेश है, ठीक है, इंडोनेशिया है। तो ये तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, पाकिस्तान है, जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवासी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व कितने परसेंट है? 60% जनसंख्या निवासी करती है। अगला प्रश्न जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? यदि जब घनत्व की बात आती है तो जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में यदि अपन चर्चा करें तो अपन पाएंगे कि जनसंख्या घनत्व जो है वो है प्रति
इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने लोगों की औसत संख्या क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या जो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। अब इसको ज्ञात करने का सूत्र आता है। ज्ञात कैसे करते हैं? तो घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा वहां का कुल क्षेत्रफल। किसी क्षेत्र विशेष की अपन बात कर रहे हैं तो उस क्षेत्र का कुल जनसंख्या में यदि कुल क्षेत्रफल से उसको डिवाइड कर देते हैं तो वहां का क्या आ जाता है? अपने समक्ष घनत्व आ जाता है। ठीक है, तो मान लिया किसी प्रदेश विशेष कुल जनसंख्या मान लिया 100 है और उसका एरिया 10 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा? इसमें 10 से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये आ जाएगा सही उत्तर। अब भारत के संदर्भ में यदि अपन घनत्व ज्ञात करते हैं तो भारत में घनत्व प्रति वर्ग किमी, प्रति वर्ग किलोमीटर किस में ज्ञात करते हैं अपन? प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी इकाई कौन सी अपनी? प्रति वर्ग किलोमीटर में ज्ञात करते हैं। किस में? भारत में। ठीक है, उसके बाद में है विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से? बड़ा टॉपिक है, यहां से बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुखतः 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? प्रमुख 3 कारण है। 3 प्रकार के कारक हैं। कौन कौन से? एक तो आता है भौगोलिक, भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक कारक। दूसरा इसमें आता है आर्थिक कारक और तीसरा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, ये 3 प्रकार से इनको बांटा जा सकता है। अब सबसे पहले यदि भौगोलिक कारकों की बात करते हैं अपन तो इसमें कुछ बिंदु शामिल होते हैं। पहला है भौगोलिक कारक, वीडियो चालू के बाद भौगोलिक कारक है ना पहला। जो इसमें यदि अपन देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से कई कारक शामिल हैं, जैसे कि इसमें भू आकृति, इसमें जलवायु, इसमें मृदा, ठीक है, इसमें जल। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से भू आकृति, जलवायु, मृदा, जल, ये 4 कारक इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें भू आकृति के अंदर अपन क्या लिखेंगे? भू आकृति के अंदर अपन लिख देंगे कि भू आकृति में यानी लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो मुख्य रूप से मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन देखें तो पर्वत, पठार व
मरुस्थलों में बहुत कम जनसंख्या रहती है, कम लोग रहते हैं। अब पूछ ले कम क्यों रहती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो कम रहने के पीछे कारण है कि यहाँ पर्वत पठार मैदान में लोगों के लिए जैसे परिवहन की सुविधा नहीं हो सकती, संचार की सुविधा नहीं हो सकती, कृषि कार्य संभव नहीं हो सकता। इस कारण से इन भागों में बहुत कम लोग रहते हैं। मैदानी भाग विश्व की सघन आबादी इसका कारण है कि मैदानी भागों में मुख्य रूप से लोगों के रहने के लिए अनुकूल स्थितियाँ, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पर्याप्त जलापूर्ति होती है, समतल धरातल है, परिवहन और संचार की अच्छी सुविधाएं हैं। इसलिए मैदानी भागों को लोग अपने रहने के लिए अधिक चयन करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मैदानी भाग जहां लोग अधिक निवास करते हैं। उसके बाद में जलवायु, तो जलवायु की यदि अपन बात करेंगे तो जलवायु कैसी हो? मानसूनी जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। इन भागों में लोग ज्यादा रहते हैं। फिर कम कहाँ रहते हैं? इन भागों में ज्यादा रहते हैं, फिर कम कहाँ रहते हैं? तो अति शीत, अति उष्ण, अभी हमने लिखा था अति शीत, अति उष्ण, अति आर्द्र, ठीक है, में लोग कम रहते हैं। इन भागों में कम रहते हैं। अति शीत प्रदेश जो है ठंडी जलवायु लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा अति उष्ण प्रदेशों में जहां गर्मी बहुत अधिक पाई जाती है उस भाग में लोग बहुत कम रहते हैं। अति आर्द्र प्रदेश उसमें भी लोग कम रहते हैं। एक हो गया अति शुष्क प्रदेश, अपन कह सकते हैं जैसे मरुस्थलीय भाग, ठीक है ना, जैसे मरुस्थलीय अति शुष्क इसको कहेंगे, जिसमें भी लोग कम निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु अपना है मृदा। अगला बिंदु अपना है मृदा। मृदा, अब लोग कहां रहना पसंद करते हैं? तो उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में लोग अधिक निवास करते हैं। सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं? उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में अधिक निवास करते हैं। नदी घाटी के जो मैदान है, मुख्य रूप से नदियाँ जहाँ ला करके नई मिट्टी का निक्षेप करती है, जलोढ़ मिट्टी जिसको अपन दोमट भी कह सकते हैं, कछारी भी कह सकते हैं, ठीक है। इस भागों में मुख्य रूप से लोग अधिक निवास करते हैं क्योंकि यहाँ कृषि कार्य बहुत अच्छा होता है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य जब था तो सबसे पहले उसने कृषि पर जोर दिया, पशुपालन पर जोर दिया। तो उसको क्या चाहिए था? मैदानी प्रदेश जहाँ आसानी से खेती हो सकती थी उस भाग में उन्होंने रहना शुरू किया। अगला बिंदु अपना है वो है मृदाएं। तो किस मिट्टी में? तो उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र, मृदा तो हो गया अपना। अगला बिंदु है अपना जलापूर्ति। तो यहां जलापूर्ति में अपन क्या लिखेंगे? यानी जल स्रोतों के पास में विशेषकर नदी घाटियों व जल स्रोतों के निकट लोग अधिक निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक अवस्था मनुष्य था अधिक निवास करते हैं। इसका कारण है कि प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य था तो कहाँ रहता था? नदियों के किनारे। और रहने के पीछे महत्वपूर्ण कारण भी था कि उस भाग में मुख्य रूप से मनुष्य के लिए अनुकूल दशा थी। मुख्य रूप से जलापूर्ति बहुत जरूरी थी क्योंकि नदी किनारे ही खेती कृषि का विकास हुआ था, खेती हो सकती और पशुपालन हो सकता था, वहाँ हरी घास मिल सकती थी। तो नदी जलापूर्ति जहाँ पर्याप्त थी उन जल स्रोतों के आसपास में प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य ने रहना प्रारंभ किया था। दूसरा प्रमुख कारण है आर्थिक कारक।
दूसरा प्रमुख कार्य है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में पहला है खनिजों की उपलब्धता। खनिज, तो जिन भागों में अन्य दशाएं विपरीत होते हुए भी खनिजों की उपलब्धता होती है, वहां पर औद्योगिक विकास होता है। क्या होता है? औद्योगिक विकास हो सकता है, विकास होता है। ऐसे भागों में लोग रहना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे इजीली है, खनिज संसाधन यदि उपलब्ध हो रहे हैं, जैसे अफ्रीका की कटंगा पेटी है, जाम्बिया पेटी है। इसके अलावा अपन भारत की बात करेंगे तो अपना छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल वाला इलाका है जहाँ लोहे इस्पात का खनन होता है मुख्य रूप से उस भाग में। राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो जैसलमेर बाड़मेर का इलाका है जहाँ पे तेल और गैस के खनन होने के बाद में वो प्रदेश सघन आबाद हो चुके हैं। तो कई उदाहरण अपन दे सकते हैं इस संदर्भ में। तो जिन भागों में खनिज की उपलब्धता है उन भागों में औद्योगिक विकास होता है, इसलिए उन प्रदेशों में लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला बिंदु अपना है नगरीकरण। यह प्रवृत्ति प्रारंभ में नहीं थी। प्रारंभ में मनुष्य कृषि कार्य के ऊपर जीवित डिपेंड होता था, तो अक्सर वो जल स्रोतों के पास में समतल मैदानों में रहता था। लेकिन धीरे धीरे नगरीकरण की प्रवृत्ति चेंज हो गई। तो वर्तमान दशा में यदि देखें तो वर्तमान में नगरीय क्षेत्र का उच्च रहन सहन, सुविधाएं जैसे उच्च रहन सहन व सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन आदि लोगों को आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। तो इस भाग में मुख्य रूप से लोग अधिक रहना पसंद करते हैं जहां नगरीकरण की प्रवृत्ति है। तो आज अपन देख रहे हैं विश्व की कितनी आबादी, यदि संपूर्ण विश्व की अपन बात करेंगे तो 50% से अधिक आबादी कहाँ निवास करती है? नगरों में। और भारत की यदि अपन बात करते हैं तो भारत की आबादी जो है उसका लगभग 31.1% भाग नगरों में निवास करता है। ठीक है, हालांकि भारत के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं तो भारत यदि है तो उसकी जनसंख्या बहुत अधिक आज भी गांव में है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों की अपन बात करेंगे तो विश्व के विभिन्न जो सघन आबाद क्षेत्र है, अधिक जनसंख्या वाले जो विकसित देश है, उनमें सबसे अधिक लोग नगरों में निवास करते हैं। अब नगरों की डेफिनेशन वो भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण इसमें कारक है औद्योगिकरण। इसका तीसरा बिंदु कौन सा है? औद्योगिकरण। अब जिन भागों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, जिन भागों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, वहां पर अधिक लोग निवास करते हैं। यानी ऐसे क्षेत्रों को भी लोग अपने रहने के लिए चुनते हैं। अधिक निवासी
करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उस भाग में लोगों के लिए आर्थिक क्रिया मिल जाती है मुख्य रूप से, और जीवन यापन का सोर्स मिल जाता है। तो जहां औद्योगिक विकास हुआ है उनको रोजगार मिल जाता है। एक उद्योग लगाने के बाद में, क्योंकि एक उद्योग के लिए आदर्श दशा क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, परिवहन की व्यवस्था चाहिए, संचार की व्यवस्था चाहिए, सस्ते श्रमिक चाहिए, पूंजी चाहिए, और जलवायु भी उसके अनुकूल चाहिए, एक उद्योग के अनुकूल जलवायु चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस यदि क्रिएट हो जाती है तो उस भाग में लोग आसानी से रह सकते हैं। और उनके लिए जो महत्वपूर्ण पहलू होता है वो होता है रोजगार। बेरोजगारी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो रोजगार बहुत बड़ी समस्या आ गई है, लोगों को मिलना बहुत बड़ा दुष्कर हो गया है। तो ऐसे भागों में जहां रोजगारों का सृजन होता है उस भाग में लोग रहना पसंद कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगला पहलू इसमें है, तीसरा इसका प्रकार जो है वो है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो इसमें सिंपल भी लिख सकते हैं अपन। सिंपल क्या लिखेंगे कि लोग अपना धर्म, अपनी जाति, समाज आदि को अधिक महत्व देते हैं, अधिक महत्व देते हैं। तो जहां उन लोगों के अपने समाज के लोग, अपने धर्म के लोग, अपनी जाति के लोग अधिक निवास करते हैं, तो उस भाग में मुख्य रूप से उसी जाति संदर्भ के लोग अधिक निवासी करते हैं। दूसरा कि किसी प्रदेश विशेष में नगरीकरण हुआ है, समाज रह रहे हैं, भीड़भाड़ अच्छी रहती है, वहाँ लोगों का रहन सहन उस स्तर का है, तो उस भाग में भी मुख्य रूप से अधिक लोग निवासी करते हैं। कुछ सांस्कृतिक केंद्र भी रहे हैं, कुछ सांस्कृतिक केंद्र भी रहे हैं जो लोगों के लिए अनुकूल कंडीशंस क्रिएट करते हैं, जैसे धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक केंद्र, धार्मिक स्थल। अब धार्मिक स्थलों पर लोग अधिक रहते हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल क्या है, उनके आस्था का केंद्र है, प्लस साथ साथ में आजीविका का स्रोत है। लोग उसके आसपास में अपना जीविकोपार्जन कर लेते हैं, तो ऐसे स्थानों पर भी लोग अधिक निवासी करते हैं। कुछ ऐसे हैं ऐतिहासिक, कुछ ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, और ये होते थे प्राचीन दुर्ग व किले, दुर्ग व किले। तो उसके आसपास में लोगों का जमाव अधिक मिलता था। कारण क्या था कि किले के आसपास में लोग सुरक्षात्मक दृष्टि से रहा करते थे, क्योंकि राजा के आसपास में परिधि में रहते थे, तो उनको अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए उस भाग में लोग अधिक निवासी करते थे। तो ये प्रमुख कारक हो गए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 प्रकार। भौतिक कारक हो गए, आर्थिक कारक हो गए, और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो गए। भौतिक के 4 भाग देखिए अपने, भूआकृति, मृदा, जल और जलवायु। और आर्थिक जो है अपना उसके 3 भाग देखे अपने, खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण। और ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। ठीक है, अगले पहलू की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न अपने समक्ष आ रहा है, उसका नाम है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। उत्तर इसका मैं सिंपल सा लिख दूं सरल भाषा में, 2 समयांतरालों के बीच, 2 समयांतरालों के मध्य किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, समझ में आ गई होली, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब भाई जनसंख्या वृद्धि कहलाता है जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, अब 2 समय अंतराल की अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो अपन सिंपल भाषा में इसको समझे तो 2 समय अंतराल जया की अपन 2011 की जनसंख्या भारत की अपन देखा तो 121 करोड़, कितनी ही 121 करोड़। ठीक है, बी के बाद के माए यदि आप देखा कि 2001 की जनसंख्या भारत की कितनी ही
एक ही बात करा तो लगभग 102 करोड़। अब दो समयांतराल आपने के सामने होगा, 2011 की जनसंख्या है, 2001 की जनसंख्या, संदर्भ आपने कहीं है भारत, ठीक है। और दुनिया को अंतराल देखा आप तो 121 में 102 यदि आप घटावा तो अंतर की तो आ गया आपने सामने 19 करोड़। अब भाई 19 करोड़ क्या है, जनसंख्या वृद्धि। ये किसी क्षेत्र विशेष में संदर्भ लिया आपने किसका, भारत का, तो जनसंख्या में होने वाला अंतर 19 करोड़ क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि। तो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय विशेष में दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। अब ये अंतराल जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये जो वृद्धि है धनात्मक भी हो सकती है वह ऋणात्मक भी हो सकती है। दोनों प्रकार से इसको अपन देख सकते हैं कि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। अगला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि के 4 रूप अपने यहां पे देखेंगे, प्राकृतिक, वास्तविक, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है। तो अब देखते हैं प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और वास्तविक जनसंख्या वृद्धि में क्या अंतर है, ठीक है। तो बेसिकली इसका उत्तर सिंपल सी भाषा में बता दें आपको, तो सिंपल भाषा में क्या हो गया, किसी निश्चित स्थान की जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर, आलियो एकदम शॉर्ट तरीका है, किसी निश्चित स्थान का जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर, दोनों के अंदर जो अंतर दिखाई देगा वो वहां की क्या हो जाएगी, प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगी। क्या कहलाएगी ये, प्राकृतिक वृद्धि। बहुत सिंपल है, यूं इजी भाषा के माए। और वास्तविक किसे कह देंगे, वास्तविक वृद्धि क्या हो जाएगी, इसको अपन यूं लिख दें, वास्तविक वृद्धि के लिए किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में आ रहा है समझ में, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर वह उत्प्रवास तथा आप्रवास का अंतर का योग क्या कहलाता है, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। आलिया और एकदम सिंपल भाषा भाई। अभी को प्राकृतिक वृद्धि को सूत्र लिखा ना का लिख दिशा, सूत्र को अपन सिंपल हो जैसे अपने जन्म दर माइनस मृत्यु दर, यूं याद कर सापा, प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर माइनस मृत्यु दर। और यदि ई को अपन सूत्र लिखा कौन सी को, वास्तविक को लिखा, तो इको सूत्र लेवा को फॉर्मूला है जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस, ठीक है, योग लिखा ना मैंने, आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अच्छा, ये इसका सूत्र हो गया, आसानी से इस सूत्र से इसको ज्ञात कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड को नहीं, सिंपल ही है। अब देखो धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि में क्या अंतर है। धनात्मक व ऋणात्मक वृद्धि में कई अंतर है और देख ले आप।
अब धनात्मक वृद्धि, सबसे पहले ऋणात्मक वृद्धि। इस प्रश्न को एक बार हटाई देते हैं। ऋणात्मक वृद्धि में क्या हो गया कि किसी लिखने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जन्म दर से मृत्यु दर अधिक होने पर, जन्म दर से मृत्यु दर अधिक होने पर जनसंख्या में परिवर्तन कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा ना भाई। मरने वाले ज्यादा है, जन्म लेने वाले कम है। अब मर वाला ज्यादा हुशी, जन्म वाला कम, तो जनसंख्या में क्या हुशी? बढ़ची या घटची? घटची। ठीक है, इसलिए ऋणात्मक परिवर्तन कहलावा वो। तो जन्म दर से मृत्यु दर अधिक होने पर जनसंख्या में क्या आएगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। और यह कमी ही क्या कहलाती है? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, अब धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? अब धनात्मक वृद्धि के लिए सिंपल सी बात है, धनात्मक वृद्धि। ठीक है, 1 मिनट में वीडियो चालू है या बिल्कुल। तो धनात्मक वृद्धि से कहेंगे तो वही बात है, बात यही लिखनी है अपने को कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जन्म दर से मृत्यु दर कम हो, जन्म दर से मृत्यु दर कम हो तो होने वाला परिवर्तन कैसा होगा? प्लस में होगा, धनात्मक होगा। तो उसको अपन क्या कहेंगे? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब जन्म ले वाला ज्यादा है, 100 जन्म ले रहा है, मर रहा करता है, मान लो 90 मर रहा है, तो बच्चा करता 10 तो प्लस होगा कुल जनसंख्या का माए भाई। पहली बैठा है जनसंख्या 100 ही 100 जन्म और लेगा। मान लेते हैं उदाहरण इसका, यदि अपन लें एग्जाम्पल लें तो जैसे किसी स्थान ए स्थान की जनसंख्या कितनी थी? 100। अब जन्म लेने वाले कितने हो गए? जन्म लेने वाले कितने हो गए? यही 100 हो गए। और मरने वाले कितने हो गए? ये 90 हो गए। दोनों का अंतर कितना हो गया? 10 का। अब ये 10 इसमें क्या हो गए? प्लस, क्योंकि जन्म लेने वाला ज़्यादा है और ये मरने वाले 90 है, तो ये इसमें प्लस हो जाएंगे। तो इसमें कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 110। तो ये परिवर्तन कैसा हुआ? धनात्मक। इसीलिए इसको धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी है भाई, कोई ज़्यादा हार्ड को नहीं। अब इस टॉपिक को आप लास्ट प्रश्न शेष कर से अगला क्लास में बात, अशोधित जन्म दर व अशोधित मृत्यु दर में क्या अंतर है? तो बात वही है, जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, बस यही बताना है। इसमें कोई विशेष डाउट, अशोधित शब्द आते ही अपन कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं करना है। क्या है ये? अशोधित जन्म दर। इसका मतलब क्या है कि किसी निश्चित क्षेत्र में, अब निश्चित क्षेत्र की बात मैं क्यों बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र के लिए ही जन्म दर, जिसकी सीमाएं निश्चित हो और निश्चित समय विशेष में ही उसकी जन्म दर मृत्यु दर तय की जाती है। तो किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में में 1000 पुरुषों पर है, लोग लिखेंगे अपन,
1000 लोगों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? अशोधित जन्म दर कहलाती है। 1000 पर कितने लोगों पर? 1000 पर बच्चों की कौन सी संख्या? जीवित जन्म लेने वाले। ये ध्यान रखना है इसमें बस कि 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले लोगों की संख्या। ठीक है ना? थोड़ा सा कंफ्यूज भाई, थोड़ा सा डाउट मिस कर दिया ना। 1000 किसी विशेष में 1000 स्त्रियों पर, ऐसे यहाँ स्त्रियां, जन्म देने वाली स्त्रियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, एक्सक्यूज मिसयूज के लिए, थोड़ा सा मिस्टेक के लिए। तो 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है वहां की जनसंख्या। अब निश्चित समय विशेष, किसी निश्चित क्षेत्र में एक समय विशेष में, तो समय विशेष क्या हो गया? 1 वर्ष की बात अपन करते हैं तो 1 वर्ष में वहां पे 10 वर्ष की बात करते हैं, 10 वर्ष की जन्म दर हो जाएगी। 1 वर्ष की करेंगे 1 की हो जाएगी, शताब्दी करेंगे शताब्दी की हो जाएगी। तो निश्चित क्षेत्र विशेष में, निश्चित समय विशेष में 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। तो इसका यदि अपन सूत्र फॉर्मूला यदि लिखें तो क्या हो जाएगा? वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चे बटा वर्ष मध्य की कुल जनसंख्या, उस वर्ष मध्य की कुल जनसंख्या गुणा 1000। अच्छा, 1 वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटा 1 वर्ष में मध्य की कुल जनसंख्या और गुणा 1000 कर दिया तो अशोधित जन्म दर आ जाती है। ठीक है ना? इसको कहते हैं अशोधित जन्म दर। दूसरा है अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, बात वही है, परिभाषा ठीक वैसे लिखनी है। किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में, अब मैंने एक निश्चित समय क्यों लिखा है? तो 1 वर्ष के लिए हो सकती है, दशक के लिए हो सकती है, जनसंख्या वर्ग तो किसी रूप में हो सकती है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में 1000 यहाँ लोगों के पीछे मरने वाले, यहाँ जीवित मत मारना, मरेंगे जीवित ही, मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। तो इसका सूत्र क्या हो गया? 1 वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा मध्य वर्ष की औसत जनसंख्या गुणा 1000। वही बात है, ठीक है, गुणा 1000। यहाँ कर दो थोड़ा सा अनुमानित जनसंख्या
गुणा 1000, ठीक है। और ये इसका सूत्र हो गया। तो एक वर्ष में कितने लोग मर रहे हैं उनकी संख्या बटा उस वर्ष विशेष के मध्य में किन माने जनसंख्या कितनी है, उसको अपने 1000 का भाग देकर उसको 1000 से गुणा कर देंगे। जो इसका कैलकुलेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, अशोधित मृत्यु दर हो जाएगा, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ये मिटाया था अपने, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से है। 3 घटक का, अरे भाई का 3 घटक ही है, ठीक है। कौन कौन सा 3 घटक है, कोई जयपुर वाला देख रहे हैं कौन सा छो, तो बता रहे हो छो। एक तो जन्म दर छो, एक मृत्यु दर छो, समझ में आए छे कहीं, और वह एक प्रवास छे। 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये 3 घटक जनसंख्या परिवर्तन का है। शेष है अपने यहाँ पे बच्चा जो टॉपिक है वो है प्रवास, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, आप्रवास उत्प्रवास, जनसंख्या परिवर्तन के अंदर अपन देखेंगे कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक, ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ये 4 बिंदु रहे हैं जिसकी चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि अपने इस चैप्टर का फ़ायदा अधिक से अधिक बच्चों को मिले। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक देखते रहिए आप सर्वा क्लासेज। धन्यवाद।